हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन की 98। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 23वां अध्याय सर्वोच्च न्यायालय के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये पार्ट 2 है। जी गाइस, ये पार्ट 2 है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न काफ़ी अधिक होने के कारण मैं इसको 2 से 3 पार्ट में विभाजित किया हूँ। तो ये दूसरा पार्ट है अपना सर्वोच्च न्यायालय के। इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो सभी का मैंने मेंशन करने का कोशिश किया है। अगर मैंने जितने मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न मेंशन किया है उनमें से किसी भी का आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। इससे क्या होगा कि आपका जो तैयारी जो है वो और भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो चलिए आज क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज क्लास के मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो किसने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो ये काम किया है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। पर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो कहाँ वकालत कर सकते हैं ये? तो ये कर सकते हैं किसी भी न्यायालय में नहीं। तो ये किसी भी न्यायालय में जो है वकालत नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किससे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो किससे प्राप्त है यह अधिकार? तो ये प्राप्त है किसको? संसद को। किसको है? संसद को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय किसी समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? मतलब कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो कौन निर्धारित करता है ये? तो ये निर्धारित करता है कौन? भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो किसका निरीक्षण कर सकता है? तो ये कर सकता है किसका? अधीनस्थ न्यायालय का। किसका? अधीनस्थ न्यायालय का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका है तो कैसा है भारत में न्यायपालिका? तो ये है क्या? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। भारत में जो है न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है तो क्या है भारत में न्यायपालिका का स्वरूप? तो ये है क्या है? एकीकृत। क्या है? एकीकृत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो किसको प्रस्तुत किया जाता है ये? तो ये किया जाता है किसको? भारत का उच्चतम न्यायालय को। किसको? भारत का उच्चतम न्यायालय को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कानून मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो किससे परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति? तो ये ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। किससे ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को परमादात्री बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय को परमादात्री बनाया गया है तो किस अनुच्छेद में है ये? तो ये है अनुच्छेद 143 में। किस में है? अनुच्छेद 143 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो किसे है यह अधिकार? तो यह है किसको? उच्चतम न्यायालय को। किसको है? उच्चतम न्यायालय को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ प्रयोग किया जाता है या किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है ये शक्ति? तो ये प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है इसका? तो इसका अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनर्निरीक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या। तो ये कहाँ है? यह व्याख्या कहाँ है? ये न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या है तो कहाँ है यह व्याख्या? तो यह है भारत और यूएसए में। कहाँ है? भारत और यूएसए में है ये पुनर्विलोकन की व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत आता है वह है। तो वह क्या है? तो वह है प्रारंभिक। क्या है? प्रारंभिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है तो कहाँ दायर की जा सकती है जनहित याचिका? तो ये दायर की जाती है कहाँ? उपरोक्त दोनों में। तो उपरोक्त दोनों में कौन कौन से हैं? उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो किसे हटाने के लिए सिफारिश कर सकता है? तो ये जो है किसको? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामलों में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है यह शक्ति? तो ये कहलाती है प्रारंभिक अधिकारिता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो किसे जारी किया जाता है उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश? तो ये किया जाता है कि किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो कौन सा वो रिट या आदेश है? तो वो है कौन सा? अधिकार पक्ष रिट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाभ का पद परिभाषित हुआ।
लाभ का पद परिभाषित हुआ? तो किसके द्वारा परिभाषित हुआ है लाभ का पद? तो ये हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो किस राज्य में प्रतिपादित किया? तो ये था लोकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो इसके सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्र अधिकारी से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है वह? तो वह है कौन सा? अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाली विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? तो किसके अंतर्गत आती है यह शक्ति? तो ये आती है इसकी मूलभूत अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है? भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो किस कारण से देता है, कब देता है? तो ये देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श देश के लिए करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज का क्लास। आपने कितने अटेम्प्ट किया वो आप नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और क्लास पसंद आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और पहली बार अगर विजिट किए हो हमारे एजुकेशन की 98 में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।